नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल रशीद सोरा साहब। अब्दुल रशीद साहब ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी से सिक्योरिटी मांगी है। क्यों सिक्योरिटी मांगी है, इसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे। और आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, टेलीविज़न पर भी देख रहे हैं इनके कई सारे इंटरव्यूज़। एक यूथ एक्टिविस्ट शैला रशीद उनके पिताजी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ऐसा क्या कारण आगे कि आन पड़े कि इनको सिक्योरिटी लेनी पड़े, और कई सारी और भी बातें उस पर भी हम जिक्र करेंगे। सोरा साहब, आपका स्वागत है। क्या क्या मतलब मेन कारण पड़ गए कि आपको हम्म, सिक्योरिटी लेनी पड़ गई देखिए इस टाइम? देखिए जी, कारण शुरू होता है 2017 से। मेरे घर में अशांति शुरू हो गई जब से ये कश्मीर पॉलिटिक्स में मेरी बेटी ने एंट्री की है। उससे पहले ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी। मुझे बिल्कुल भी किसी तरह का एतराज़ नहीं था क्योंकि यह एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई थी, जो कि एक नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। और 2017 में जब ये यहाँ आ गई, उससे पहले 2017 में इन पूरे सोशल मीडिया में एक खबर फैली कि इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की अलॉन्ग विद शाह फैसल। ये तो आप सबको भी पता होगा, ये बाइट्स यूट्यूब पे भी चली। और इसी मामले के मुतालिक इसको कई बार इंटरव्यू भी बहुत सारी चैनलों ने किया, ये सर्टिफाई करने के लिए कि इसने वाकई में एनसी में एंट्री कर ली है। उससे पहले मैं आशीष जी आपको बताऊं कि मेरी एक दो बार इससे बात हो गई। मुझे लगने लगा था कि शायद ये कश्मीर पॉलिटिक्स में आना चाहती है। मैंने इसको कहा, तुम्हारा कोई इरादा अगर है कश्मीर पॉलिटिक्स में आने का, आप मुझे बताओ। कहा नहीं, मैं तो नहीं आऊँगी कश्मीर पॉलिटिक्स में, यहाँ कुछ नहीं है मेरे लिए। खैर, मैं तो खुशी हो गया कि इसने कम से कम कश्मीर पॉलिटिक्स को भांप लिया है। उसके बाद जब ये एनसी की हवा चली, एनसी की हवा चलने के बाद मैंने इससे फिर एक बार पूछा कि तुम एनसी ज्वाइन करने जा रही हो शाह फैसल का, और तुम्हारा सोशल मीडिया में बहुत ज़बरदस्त शोर शराबा आजकल चल रहा है। इसने मुझे ये वर्ड्स कह के नकार दिया इस बात को कि मैं कातिलों की पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ। कातिलों से मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूल चल रहा था उम्र का, और उसमें काफ़ी यूथ कंज्यूम हो गया था। तो इसने उसी चीज़ को कोट किया, ये कह कर कि मैं कातिलों की पार्टी में नहीं जाना चाहती हूँ। उसके बाद कातिलों की पार्टी इसने ज्वाइन भी की, जिसका इसने मुझे फिर बता दिया सारा मामला कि फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ शाह फैसल और ये दोनों मिले थे निज़ामुद्दीन की कोठी में, जहां ये सारा कुछ तय पाया था कि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन की दो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कंटेस्ट करेंगे, श्रीनगर के लिए शैला को और बारामूला के लिए शाह फैसल को। तो मैंने ज़्यादा बहस नहीं करनी थी, मैंने सिंपली इसको कहा कि तुम कह रही थी कि ये अब अगर किया है ज्वाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो इस तरह खुलेआम मत घूमो, यहाँ सिक्योरिटी आपके लिए नहीं है। आप सिक्योरिटी ले लो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और सीधा सिक्योरिटी जोन में चला जाओ। इसने कहा नहीं, मैंने अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, वो नहीं किया, ये नहीं किया, टाल मटोल करती रही। इतने में कुछ समय के बाद ही ज़हूर वटाली ने मुझे अपने घर पे बुला लिया मेरे एक दोस्त के द्वारा। तो मैंने उसको बताया मुझे कहाँ जाना। उसने कहा जी एक अच्छे भले आदमी के घर जाना है जो कि बड़ा बिजनेस टाइकून है, तो उससे आपको मिलाना ज़रूरी है। तो मैं गया ज़हूर वटाली की कोठी पे। उन्होंने मुझे चाय का एक कप ऑफ़र किया आते ही, कहा 10-15 मिनट और बैठना पड़ेगा आपको, एक और बंदा रास्ते में आ रहा है। तो वो कौन बंदा था? वो रशीद इंजीनियर था, जो कि उसी वक्त उसने ज्वाइन किया हमें। तो इन्होंने कहा जी, ये तारीफ़ें करने लगे इन दोनों के, शाह फैसल के और शैला के, कि ये यूथ आइकॉन हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि ये कश्मीर पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री करा देंगे और ये कश्मीर पॉलिटिक्स का एक नया डिस्कोर्स पैदा करेंगे यहाँ। मैंने कहा पहले मुझे आप पार्टी का नाम बताओ, आप जो बार बार कह रहे हैं कि इनको हमने पॉलिटिक्स में लाना है, आपकी पार्टी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन कम से कम बताओ। इन्होंने कहा जी मर्जी इसकी है शहला की, ये अगर चाहे एज इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर सकती है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं तो ये रशीद इंजीनियर साहब की जो पार्टी है अवामी इत्तेहाद, तब तक रशीद इंजीनियर काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, यहाँ धरने वरने लगा रहे थे। तो कहा ये रशीद इंजीनियर साहब की पार्टी भी ज्वाइन कर सकती है। मुझे बड़ा जोक सा लगा उस वक्त, क्योंकि कहाँ इसका नाम चल रहा था उस वक्त नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, और कहाँ ये रशीद इंजीनियर की
2 मेंबर वाली पार्टी ज्वाइन करने जा रही है। आप बता दीजिए, एज अ कंसर्न फादर ये मेरे लिए इशू था ना, तो मैंने इसको मजाक में ले लिया, सीधे मजाक में ले लिया। मैंने कहा मुझे जहाँ तक जानकारी है अपनी बेटी की, शायद वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगी ये ऑफ़र, फिर भी मुझे उसके साथ बात करनी है। उन्होंने कहा जी हमारी बात हो गई है। रशीद इंजीनियर ने मुझे कहा कि मैं 7-8 बार मिला भी हूँ उसको जेएनयू में, और बीच में मैंने एक लेक्चर भी वहाँ डिलीवर किया है। तो वो ये दोनों ने एग्री किया है हमारे साथ आने के लिए, और हमने कुछ पैसे वगैरह भी रखे हुए हैं उनको, मतलब आने के लिए, इस तरह से समझ लो, मतलब एंट्री करने के लिए कुछ पैसा हुआ रखा हुआ है, जो कि 3 करोड़ उन्होंने खुद मेंशन किया। मैंने कहा जी मुझे सबसे पहली सरप्राइज़ ये है कि मेरी बेटी आपके साथ मिल रही है, पैसे लेने की तो दूर की बात है, मैं पैसे नहीं लूँगा, पहले मुझे बात करने दो बेटी से। बेटी जब आ गई 7-8 दिन के बाद, मैंने इनसे पूछा कि मुझे फलानी ने घर पे बुलाया था, अगर तुमने ऐसा कुछ किया, वही उसी तरह जिस तरह मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम बोला था, अगर तुमने ऐसा कुछ किया है मुझे बता दो। तो इसने कहा अब जो कुछ आपने सुना है वो सब कुछ हो गया है, बस अब आप ऐसा करो, आप चुप करके बैठो, आगे से बात नहीं करनी है। मैंने कहा क्यों? कहा अब तो ये पार्टी की शेप भी ले चुका है ये बात, तो हमने कुछ दिनों में अपनी पार्टी फ्लोट करनी है। इन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की, जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के, जहाँ पर मैं भी गया था, मैंने भी वो ओपनिंग सेरेमनी देखी, ये देखने के लिए कि कौन लोग हैं इसमें, इनके साथ किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा वहाँ, क्योंकि इसकी लेवल का भी नहीं था वहाँ कोई, कम से कम इसी की लेवल का होता तो उसमें मुझे कोई ऐसा बंदा दिखाई नहीं दिया। अब इन्होंने आप क्या क्या चार्जेस लगाए हैं? ये चार्जेस लगा रहे हैं इन्होंने 3rd मुंसिफ एडिशनल मुंसिफ कोर्ट में इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस मेरे ऊपर डाला। तो उसमें ये कह रहे हैं जी मैं 1900 जब से मेरी शादी हो गई है मैं इनकी माँ पे जुल्म कर रहा हूँ, इनकी देखभाल नहीं कर रहा हूँ, इनको इनके ऊपर कुछ नहीं खर्चा किया है पूरी ज़िंदगी में, मैं खुद बेकार हूँ, मैंने कुछ कमाया नहीं है। सर कि एक बाप अपनी बेटी को एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने से रोके तो उनके ऊपर इस तरह के चार्ज जी 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 इसी तरह का है। अब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये खुदा न खास्ता कल को मुझे ये भी एलिगेशन लगा सकते हैं इन कि मैं कोई गलत हरकत करने लगा था इनके साथ, तो वो भी ताजुब नहीं है इन जैसे लोगों के, क्योंकि आपको पता है जेएनयू से जब ये निकली है ये क्या क्या अनाप शनाप बोल रही है। तो मुझे इन बातों का गिला नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट में गए, मुझे कोर्ट में एक रेमेडी के लिए जाना पड़ा, क्योंकि जितना इनका कोर्ट है उतना मेरा भी कोर्ट है। मैं भी गया किसी लीगल रेमेडी को, ये है वो लीगल रेमेडी जो मुझे कोर्ट ने दे दी। इस लीगल रेमेडी के तहत ये ऑर्डर है कोर्ट का जो मुझे मिला इनके केस के खिलाफ, कि मैं ये जो मेरे खिलाफ इन्होंने एलिगेशंस लगाई वो अभी गलत है, और सेट असाइड किया कोर्ट ने और मुझे रेस्टोर किया अपने घर में। क्या रह सकते हैं? हाँ आप रह सकते हैं, और डिमार्केशन करके मुझे भेज दिया वापस कि आप ग्राउंड फ्लोर ऑक्यूपाई कीजिए और ये माँ बेटियाँ फर्स्ट फ्लोर ऑक्यूपाई करेंगे। आप जब गए घर में तो आपको एंटर करने पहले मुझे इस ऑर्डर के मुताबिक एसएचओ को मिलना था, मुझे एक बॉन्ड देना था वहाँ कि मैं इनके पीस को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और वाइसा वर्सा इनको एक बॉन्ड देना है कि ये मेरे पीस को डिस्टर्ब नहीं करें, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग का भी इनके ऊपर टैग लगा हुआ है। इन्होंने बुरहान वानी आतंकवादी के लिए जेएनयू के अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम किए, अफजल गुरु को लेकर यहाँ पर कई सारे किए गए, हर घर से इस तरह के स्लोगन्स भी लगाए गए, मतलब इस तरह की चीज़ें। और जेएनयू के अंदर और एक इतना रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का नाम नहीं खराब करने की कोशिश आशीष कर जी मैं आपको इतना बताऊं कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं, सारे के सारे नेशनलिस्टिक हैं, है ना। उनमें से भी कुछ लोग होंगे जो मतलब कोई और आइडियोलॉजी अडॉप्ट करते हों, लेकिन ऐसा है कि जब भी किसी इंस्टीट्यूशन की बात आती है तो सारे के सारे लोग एक सुर में बोलते हैं। जैसे आर्मी के खिलाफ बोलना, क्यों हम ऐसी नंगी तार को छू लेंगे जहाँ से करंट आ जाएगी। नहीं, अगर आपने यही पॉलिटिक्स चूज़ करना था, आर्मी के खिलाफ बोलने का, उसके खिलाफ दूसरे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ बोलने का, तो आ जाओ ना, सीधे सेपरेटिस्ट बनो। आपने क्यों फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का चोगा ओढ़ लिया है? आ जाओ, खुल के आ जाओ, मैं एक्सट्रीम पॉलिटिक्स खेलना चाहती हूँ। ये चीज़ें देखो, मैं
इन चीज़ों को इनकरेज नहीं करता हूँ एज अ फादर, और मैंने बहुत कुछ भी देखा है कश्मीर पॉलिटिक्स में होते हुए, तो नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें। हाँ, आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो अच्छी पॉलिटिक्स करो, ये मत करो। इससे क्या होता है, या तो मुझे लगता है या तो स्पेस गेन करने के लिए होता है ये मीडिया में, या किसी और मोटिव से होता है, बुलवाया भी जा सकता है ये सब चीज़ें। तो ये इन्वेस्टिगेटिव मैटर है। पहले ही कुछ चीज़ें जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें इसने मुंह से बोली है वो तो सब जुडिस है, इस वक्त कोर्ट में उनका केस चल रहा है। तो मैं अपनी तरफ से आज कोई और फरियाद लेके आ गया हूँ कि जो ये केस मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस केस की मैंने रेमेडी लाई है, इन्होंने जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई है उसमें इन्होंने शहला और शहला की बहन को दिखाया है कि ये अनएम्प्लॉयड है, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। अब आप खुद ही देख लो आशीष जी, जब इनके अकाउंट्स खंगाल लेंगे एजेंसीज, देखो कितना पैसा है इनके पास। कम से कम इन्हीं की जो अपनी बात है उसको ये खुद जुटलाएंगे। तो मेरा भी यही कंसर्न है कि इनकी जांच हो जाए, कहाँ से पैसा आता है, क्या काम करते हैं, एक बार पता तो लग जाए, सारे लोग जानेंगे। उसके बाद ये दूसरी बात चली आती है कि पैसा कहाँ से आता है, वो तो एजेंसीज का काम है, क्योंकि मेरी वहाँ तक पहुँच नहीं है। आपको लगता है कि आया होगा पैसे अननोन मतलब? देखिए, जिस तरह ये पैसा खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है इसकी आमदनी का, कोई मतलब समझ लो कोई तनख्वाह जैसी चीज़ नहीं आती है इसके अकाउंट में, या कोई काम ऐसा प्रोजेक्ट इसने लिया हो जिसका पैसा एकदम आ जाए इसके अकाउंट में। तो यही तो चीज़ें इन्वेस्टिगेट करनी है ना। एक आखिरी सवाल करूंगा जी अब्दुल सर। साहब, आपके ऊपर जो ये एलिगेशन लगाए हैं, जी आपने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, आज अगर उन्हें एज ए यूथ एक्टिविस्ट लोग मानते भी हैं, क्या आपने अपनी पूरी उम्र इसीलिए दे दी कि आज आपके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगते? मैं क्या इतनी शायद पढ़ाई करवाई आपने? शायद मैं एक बदनसीब बाप हूँ। देखिए, इन्होंने जितनी भी मेरे ऊपर एलिगेशंस आज की डेट तक लगाई है, ना कोई सबूत ना कोई प्रूफ इनके पास है। मैंने जो अपने लिए डिफेंस किया है ना कोर्ट में, एक एक चीज़ का अगर मैंने कोई बात बोली है, एक एक सबूत मैंने उसके साथ जोड़ के रखा हुआ, एक मोटी फाइल मैंने अपने फेवर में जो मुझे मटेरियल प्रोवाइड करना था कोर्ट को अपनी सच्चाई बताने के लिए, उसका एक फ़ाइल बना हुआ है, एक गैजेट बना हुआ है, वो आप देख लीजिए, इन्हीं से मांग लीजिए कि मैंने अपने डिफेंस में क्या रखा है उधर। इनके पास कुछ नहीं है सिवाय एलिगेशन लगाने के, और 37 साल की ये रिलेशन है इनकी माँ के साथ। मैं फिर दोबारा आपको कह रहा हूँ, अगर इतना जालिम था मैं इनके ऊपर, तो कम से कम 17 से 37 साल में तो 8-10 FIR काट ही लेते थे, पता चल जाता कि मैं कितना जालिम हूँ इनके ऊपर। और साथ में ये भी कह रहा हूँ, देखिए, अब ये मासी की डेथ बता रही है, जिस मासी की इसकी डेथ हो गई है उसको बम ब्लास्ट में बाजू कट गया था ड्यूटी पे जाते जाते, तो खून मैंने डोनेट किया है उसको। इसकी दूसरी बहन है, उसके घर में तंगी आ गई थी, उसकी बेटी को मैंने नौकरी पे लगाया। देखो कितना जालिम हूँ मैं। उसकी बेटी को नौकरी पे लगाया, ₹1,00,000 का खर्चे की कमाई या सैलरी से कमाई की घर में लगा दी, समझ गए ना सर। इसकी यही बहन जो आज जिसकी डेथ हो गई, इसकी मांगनी मैंने घर में कराई, क्योंकि इसके बाप ने मुझे हाथ पकड़ के इसकी छोटी बहन को हवाले किया था, वो अनमेरिड थी, कहा ये आपके हवाले में कर रहा हूँ। इतना जालिम था मैं इनके ऊपर। फिर मैंने उसकी शादी मंगनी घर में की, शादी भी करवाना चाहता था अपने घर में, तो लेकिन इन्होंने कहा हमारे रिश्तेदारों को अच्छा नहीं लगेगा ये, फिर ये अपने घर में गए, उसकी शादी करा। आप देखो कितने जुल्म मैंने किए हैं। 4 दिन इसके घर वाले मेरे घर में रहते थे, जितने भी रिश्तेदार, बहनें भाई जितने भी हैं, 4 दिन वो मेरे घर में रहते थे और 2 दिन अपने घर में रहते थे। कितना जालिम। और खिलाना पिलाना। अब मैं लास्ट में आपको एक चीज़ कहता हूँ, इन्होंने मेरे ऊपर लेवल चार्जेस किए हैं कि मैंने ज़िंदगी भर कमाई नहीं की है, ठीक है जी, मैं बेकार रहा हूँ और सिर्फ गालियाँ देता रहा हूँ इनको, और कोई काम धंधा किया नहीं है। आप इसके माँ के अकाउंट को देख लीजिए, जितनी भी सैलरी उसकी अकाउंट में आप पाएंगे, एक पैसा मेरे नाम ट्रांसफ़र किया हो तो मुझे थप्पड़ मार दीजिए,
और ये कह दीजिए कि मैं कितना लालची बंदा हूँ। इनको खिलाना पिलाना पालन पोषण जितना भी किया है अपनी कमाई से किया है, और मैंने अपनी कमाई के सबूत कोर्ट में रख दिए हैं। इस ऑर्डर के साथ जो मैंने केस फाइल किया है उसमें सारे सबूत, चेक्स के सबूत है, मेरे काम के सबूत है सारे, कि मैंने कितनी कमाई की है, कितना काम किया है, कितनी सैलरी मैंने कमाई है। शुक्रिया अब्दुल साहब बात थैंक यू। करने के लिए।